हरियाणा में सरकार आपकी है, 1 साल ही सरकार को बने हुआ है, मामूली सा कैंडिडेट आया है बड़ौदा में और आपकी सरकार के पसीने आ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में भालू कहीं भी नहीं टिकता। वो कहावत है हरियाणा में, किसी ने किसी से पूछ लिया तेरे को मजा कब आएगा, वो कहता जी सांग चल रहा हो, सांग बिगड़ जाए और मैं कहूँ बैठ जाओ। तो लोगों को इस बात से मतलब ज़्यादा होता नहीं है कि 4 साल सत्ता में रहेंगे, सरकार रहेगी, काम करा लेंगे, उनको तो मज़ा हराने में ज़्यादा आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पंडित राम कुमार गौतम जी की बात करें तो वो चाहे किसी भी हिसाब से लगे हुए हों, चाहे उन्होंने कहा हो कि मैं बीजेपी और जेजेपी के लिए नहीं आया, वो विधानसभा में पूरी तरह से बीजेपी सरकार की मदद कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के हक में बोलते हैं। और यहाँ भी जो इसकी सपोर्ट करने आए हैं वो बीजेपी का कैंडिडेट है। वो कहें चाहे कुछ भी, सही मायने में वो बीजेपी की सरकार विधानसभा के अंदर भी सपोर्ट करते हैं और बाहर भी बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी मेरिट का हवाला दे के आप जींद उपचुनाव जीत गए थे। उपचुनाव से पहले एक रिजल्ट आया था जिसने हवा बदल दी थी। ऐसा कोई चमत्कार अभी भी हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चमत्कार हमेशा रहेगा जब तक भविष्य में राजनीति रहेगी। चमत्कार से मतलब सर ऐसी कोई रिजल्ट आ सकता है, ऐसी कोई घोषणा हो सकती है जिससे कोई हवा में परिवर्तन आ जाए। बीजेपी का गठबंधन जेजेपी के साथ में है और कैंडिडेट चूंकि एक ही गठबंधन में आपकी सरकार है, बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन जेजेपी के नेताओं के चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, कोई ऐसा लगता नहीं है कि भाई वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अभी तक नहीं आए हैं वहाँ पे, तो इस लगता है आपको कोई गड़बड़ चल रही है? क्या लगता है ये नेताओं को क्या हो गया? नहीं, देखो, कभी भी आदमी को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बड़े बोल बोलने के बाद इंसान को फिर नीचे झुकना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। वो कुलदीप शर्मा जी के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें आखिर माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने दलाल गोत्र के खिलाफ इतना गलत शब्द कहे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये निंदनीय है। उसी नरवाल टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, शुरू में टिकट नहीं मिली, कट गई, निर्दलीय खड़े हो गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं बीजेपी ने खड़ा करवा दिया, अब वो बैठ गए। तो कहीं इसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है या बीजेपी को टिकट दे देनी चाहिए थी? ये खिलाड़ी आपके पिछले चुनाव में खुश हो गए थे, कई खिलाड़ियों को टिकट दी गई थी सिर्फ ये सोच के कि लोगों में इनका क्रेज है, इनका नाम है, फेम है, इनको टिकट दे दो, सीट निकाल के ले आएंगे। लेकिन ये फार्मूला चला तो नहीं चुनाव में। ये तो ठीक है, तय मान लिया गया, चलो हुड्डा ने समर्थन दे दिया है भालू को, इंदुराज नरवाल हैं भालू उनको कहा जा रहा है, लेकिन साथ ही कांग्रेस में ये भी कहा जा रहा है कि गुटबाजी और तेज हो गई है क्योंकि शैलजा का नाम नहीं लिया जा रहा। इंदुराज नरवाल खुद कहते हैं कि मेरे लिए हुड्डा ही सब कुछ है, वही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो लगता है चुनाव के बाद में पार्टी में जो रिफ्ट है कांग्रेस के अंदर वो और ज़्यादा बाहर निकल के आएगी। सर्वेश जी, आपने मेरे मुंह की बात। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हांसी के विधायक विनोद भ्याना हैं और हाल ही में इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है चंडीगढ़ पीजीआई में और इस वक्त हांसी में हैं, कल ही लौट कर आए हैं। इनसे बात करेंगे, कई सारे मुद्दे थे और जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त का वो बड़ौदा उपचुनाव है। भ्याना साहब, स्वागत आपका एक मत पोस्ट। धन्यवाद सर, पूरी सरकार लगा दी है खट्टर साहब ने। हरियाणा में सरकार आपकी है, 1 साल ही सरकार को बने हुआ है, मामूली सा कैंडिडेट आया है बड़ौदा में और आपकी सरकार के पसीने आ रहे हैं। ऐसा है सर्वेश जी, सरकार को ना तो कोई पसीने आ रहे हैं और कैंडिडेट जो आप कहते हैं मामूली सा है, कैंडिडेट कोई भी मामूली नहीं होता, कैंडिडेट होता है। और रही बात जहाँ तक पसीनों की बात की आपने, पसीने सरकार को बिल्कुल नहीं आए हुए हैं। ये सीट कांग्रेस की सीट थी, जो पहले यहाँ से विधायक थे वो कांग्रेस पार्टी से थे। ये तो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की सीट छीन के बीजेपी में हम ला रहे हैं और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी। और पसीनों की तो कोई बात ही नहीं। पसीने सर इसलिए आ रहे हैं कि जितने भी आपके विधायक थे, मुझे बताया जा रहा है कि आपके सारे विधायकों की ड्यूटी बड़ौदा में लगा दी है। ये चुनाव, वो पहले भी कहते थे लोग कि ये चुनाव खट्टर वर्सेस हुड्डा है और शायद आप भी मान लेंगे क्योंकि आपने कहा कि मामूली कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट तो कैंडिडेट होता है, इसलिए आपने मान लिया है कि चुनाव में दम लगाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, वो सीट काफ़ी पिछले लंबी उस प्लान से कई वर्षों से कांग्रेस के पास रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है, मैं तो उसके बारे में लंबा चौड़ा जानता नहीं कि कितना बड़ा कैंडिडेट है, छोटा कैंडिडेट है, मगर मेरा मानना ये कि राजनीति में जो चुनाव लड़ता है उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना कोई हल्का कैंडिडेट हुआ करता। चुनाव होता है। मगर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस पार्टी से ये सीट छीन करके भारतीय जनता पार्टी लेगी और ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और 40 से 41 एमएलए विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की होगी। बीजेपी शुरू से ये कह रही है कि सत्ता के साथ आइए, हमसे हाथ मिलाइए, हमारे साथ जुड़िए, सरकार रहेगी 4 साल तो काम होंगे। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अगर ये काम की होते तो फिर ये बात कहने की जरूरत ही नहीं।
नहीं नहीं, एक बात है, चुनाव में लोगों को समझा कन्विंस तो करना ही पड़ेगा ना। कन्विंस नहीं करोगे आप जनता को, में जाके जाओगे ही नहीं, कुछ कहोगे ही नहीं, जनता को ये तो बताना ही पड़ेगा ना। सरकार हमारी है, आप हमारे साथ आओगे तो निश्चित तौर पे काम होंगे। और हमेशा सरकार ही काम करती है, अपोजिशन क्या काम करता है। मान लो आपकी बात को बड़ा कर दूं मैं, आपने तो ये बात नहीं की, मैं मान लो एक मिसाल की बात है, ये सीट कांग्रेस ले गई तो क्या करेंगे फिर वहाँ तो पिछले 20 सालों से कुछ नहीं हो रहा, आगे भी कुछ नहीं होना। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो निश्चित तौर पे वहाँ डेवलपमेंट के काम होंगे। और चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अनाउंसमेंट कर दी। डॉक्टर साहब, एक वो कहावत है हरियाणा में, किसी ने किसी से पूछ लिया तेरे को मजा कब आएगा, वो कहता जी सांग चल रहा हो, सांग बिगड़ जाए और मैं कहूँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो लोगों को इस बात से मतलब ज़्यादा होता नहीं है कि 4 साल सत्ता में रहेंगे, सरकार रहेगी, काम करा लेंगे, उनको तो मज़ा हराने में ज़्यादा आता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज हर नागरिक, हर वोटर पूरी तरह से जागरूक है और हर वोटर ये समझता है कि सरकार और पार्टी, किस पार्टी की क्या नीयत है, किस सरकार की क्या नीयत है। जब से श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, आम आदमी, गरीब आदमी, जिसकी कहीं अप्रोच नहीं होती थी, जो कहीं पहुंच नहीं सकता था, वो इतना संतुष्ट है। घर बैठा होता है, रात को सोता है, सुबह उठता है तो फ़ोन आता है कि तेरे बेटे की नौकरी लग गई। ये कभी हुआ था क्या? आज पूरा हरियाणा प्रांत इस बात से बड़ा प्रभावित है मनोहर लाल जी की पॉलिसी से कि आज मेरिट के आधार पे, पहले नौकरियां बिकती थी, पहले नौकरी में कोई मेरिट नहीं थी, हमेशा सिफारिशों पे नौकरी मिलती थी। आज मेरिट पे, मेरिट का नौकरी का मतलब ये है कि जिस आदमी को कभी उम्मीद ही नहीं थी तेरी कोई अप्रोच होएगी। इसी मेरिट का हवाला दे के आप जींद उपचुनाव जीत गए थे। उपचुनाव से पहले एक रिजल्ट आया था जिसने हवा बदल दी थी, तो ऐसा कोई चमत्कार अभी भी हो सकता है? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चमत्कार हमेशा रहेगा जब तक भविष्य में राजनीति रहेगी। चमत्कार से मतलब सर ऐसी कोई रिजल्ट आ सकता है, ऐसी कोई घोषणा हो सकती है जिससे कोई हवा में परिवर्तन आ जाए? मैं कह रहा हूँ हवा पहले ही बीजेपी के हक में चल रही है, हमने परिवर्तन किस लिए लाना है? बीजेपी के हक में हवा चल रही है और ये परिवर्तन की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो बीजेपी के हक में चाहिए और बीजेपी के हक में हवा चल रही है। जब बीजेपी का गठबंधन जेजेपी के साथ में है और कैंडिडेट चूंकि एक ही गठबंधन में आपकी सरकार है, बीजेपी का कैंडिडेट है, लेकिन जेजेपी के नेताओं के चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, कोई ऐसा लगता नहीं है कि भाई वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अभी तक नहीं आए हैं वहाँ पे, तो इस लगता है आपको कोई गड़बड़ चल रही है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। रात को सीएम साहब रोहतक में थे, गजानिया में, तो वहाँ मीटिंग्स हुई, बाकायदा सभी विधायक थे, सभी मेंबर पार्लियामेंट थे, सीएम साहब ने उनकी मीटिंग ली। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग, जिसमें 10 जेजेपी के सीनियर नेता थे और 10 बीजेपी के सीनियर नेता थे और सीएम साहब उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। तो बाकायदा जेजेपी के लोग, नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं सारे थे और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता थे। राम कुमार गौतम भी हालांकि वहाँ गए थे जेजेपी के विधायक हैं नारनौल से, लेकिन उन्होंने कहा कि भी मैं बीजेपी जेजेपी के चक्कर में नहीं आया, मैं तो इस योगेश्वर दत्त के लिए आया हूँ। तो जेजेपी के लिए नहीं आया तो इसका मतलब क्या है? और दूसरी बात ये, पिछले दिनों जेजेपी के ही विधायक हैं बरवाड़ा से जोगीराम सियाग, उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया, उनको चेयरमैन बनाया गया था आवास बोर्ड का, कहते भी नहीं मुझे चेयरमैन ही नहीं चाहिए, नाराज़ हैं। तो जब सरकार के विधायक ही नाराज़ हैं तो दूसरे विधायक जाते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं सरकार पार्टी के चक्कर में नहीं आया, अपने स्तर पे आया हूँ। तो ऐसे में कैसे माना जाए कि ये लोग वाकई दिल से कोई जिताने का प्रयास करेंगे आपके कैंडिडेट को? नहीं, मैं अगर पंडित राम कुमार गौतम जी की बात करें तो वो चाहे किसी भी हिसाब से लगे हुए हों, चाहे उन्होंने कहा हो कि मैं बीजेपी और जेजेपी के लिए नहीं आया, वो विधानसभा में पूरी तरह से बीजेपी सरकार की मदद कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के हक में बोलते हैं। और यहाँ भी जो इसकी सपोर्ट करने आए हैं वो बीजेपी का कैंडिडेट है, वो कहें चाहे कुछ भी, सही मायने में वो बीजेपी की सरकार विधानसभा के अंदर भी सपोर्ट करते हैं और बाहर भी बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। और जो योगेश्वर दत्त हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा कि मैं उनकी मदद के लिए आया, उनकी मदद में बीजेपी की मदद। हर चुनाव में बड़ा साहब कोई ना कोई कैंडिडेट के समर्थन में जो आता है नेता, ऐसी ऐसी बातें भूल जाता है, वो बाद में विवादों में आती है। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विधानसभा स्पीकर भी रह लिए, 2 दिन पहले उन्होंने दलाल गोत्र पे एक टिप्पणी कर दी। सीएम साहब के बारे को जोड़ के भी, भालू के साथ में से कुछ जोड़ के उन्होंने वृत्तांत सुना दिया जिसकी आलोचना उनकी हो रही है। तो क्या लगता है ये नेताओं को क्या हो गया? नहीं देखो, कभी भी आदमी को बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। बड़े बोल बोलने के बाद इंसान को फिर नीचे झुकना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। वो कुलदीप शर्मा जी के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें आखिर माफ़ी मांगनी पड़ी और उन्होंने दलाल गोत्र के खिलाफ इतना गलत शब्द कहे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये निंदनीय है और उन्होंने टाइम से माफ़ी मांग ली, ये भी अच्छी बात है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत एक दलाल खाप में एक बहुत बड़ा रोष था
और ये रोष क्या उग्र रूप धारण कर जाता, भविष्य में क्या होता, मगर समय से पहले वो संभल गए और उन्होंने माफ़ी मांग ली। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बड़बोले बोल किसी नेता को भी नहीं बोलने चाहिए। कपूर सिंह नरवाल टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से शुरू में, टिकट नहीं मिली, कट गई, निर्दलीय खड़े हो गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं बीजेपी ने खड़ा करवा दिया, अब वो बैठ गए। तो कहीं इसका नुकसान बीजेपी को हो रहा है या बीजेपी को टिकट दे देनी चाहिए थी उनको? मैं ये कह रहा हूँ जी, यहाँ जो योगेश्वर दत्त जी हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, आप उनका रुतबा देखिए। मतलब वो एक पूरे देश को मान सम्मान दिलवा के खिलाड़ी के रूप में आए हैं। आज उनके नाम से और उनके खिलाड़ी होने से हमारे देश का नाम ऊंचा हुआ है। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है तो उसको तो निष्पक्ष चुन लेना चाहिए। सर, ये खिलाड़ी आपके पिछले चुनाव में खुश हो गए थे, कई खिलाड़ियों को टिकट दी गई थी सिर्फ ये सोच के कि लोगों में इनका क्रेज है, इनका नाम है, फेम है, इनको टिकट दे दो, सीट निकाल के ले आएंगे। लेकिन ये फार्मूला चला तो नहीं था। नहीं, ये अपनी अपनी सोच की बात है। मैं मेरी सोच कह सकता हूँ कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया हो, आज क्या एमएलएशिप है, एक एमएलएशिप अगर कांग्रेस पार्टी देश के नाम पे उसको दे देती कि जिस खिलाड़ी ने देश का नाम ऊंचा किया है उसको हम एमएलएशिप निर्विरोध, तो मैं समझता हूं कि उसमें कांग्रेस पार्टी का बड़प्पन होता और कांग्रेस पार्टी को भी लोग एक इज्जत और मान की दृष्टि से देखते। आज निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया, निश्चित रूप से वो हारेगा और योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। चुनाव में ये तो ठीक है, तय मान लिया गया, चलो हुड्डा ने समर्थन दे दिया है भालू को, इंदुराज नरवाल हैं भालू, उनको कहा जा रहा है। लेकिन साथ ही कांग्रेस में ये भी कहा जा रहा है कि गुटबाजी और तेज हो गई है, क्योंकि शैलजा का नाम नहीं लिया जा रहा। इंदुराज नरवाल खुद कहते हैं कि मेरे लिए हुड्डा ही सब कुछ है, वही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो लगता है चुनाव के बाद में पार्टी में जो रिफ्ट है कांग्रेस के अंदर वो और ज़्यादा बाहर निकल के आएगी। सर्वेश जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये बात मैं कहने वाला था जो आपने अपने आप बताई। मैंने उसकी वो वीडियो क्लिपिंग देखी जिसमें उनसे पूछा जा रहा है, आप जैसा कोई हमारा पत्रकार साथी था वो पूछ रहा है भी तेरे को किसने टिकट दिया? बोले मैं तो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा यही है मेरे सर्वा, मैं तीसरे ने जानता ही को नहीं, मैं नहीं जानता किसी को। मतलब इतने अकवर्ड शब्द बोल रहा है कि वो उसका मतलब यही नहीं कि पार्टी चीज़ क्या होती है। तो मतलब ऐसे ऐसे कैंडिडेट को अगर लोग जिताते हैं तो हद है फिर तो ऐसे कैंडिडेट को लोग कभी भी जिताने का काम नहीं करेंगे। और वैसे भी अगर इन दोनों कैंडिडेट्स में तुलना की जाए, आप इनके विचारों से तुलना ले लें, इनके मान सम्मान की तुलना ले लें, मैं तो आपको बार बार एक शब्द कह रहा हूँ, भालू के मुकाबले में, यानी कि हमारे मुकाबले, हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में भालू कहीं भी नहीं टिकता। कांग्रेस के लोग ही ये कहते हैं कि ये नया नाम आया, कहाँ से आ गया कैंडिडेट, जानता ही नहीं कोई उसको। इलाके में भी लोग कह रहे हैं हम इसको जानते ही नहीं। एंजियोप्लास्टी भी कराए, स्टंट भी डलवाए, पार्टी ने ड्यूटी लगा दी, अब आप बड़ौदा जा रहे हैं। तो वो कड़कपन, वो जो जान है, ये खान पान जो आपका रहा है उसकी मेहरबानी है या कोई दवाई दुई की? मैं आपको यही बता रहा था कि मुझे हार्ट अटैक नहीं आया, ये भगवान की कृपा है और हाँसी के लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। मैं जब चलता था तो थोड़ा मेरा प्रेशर आता था, मैंने रूटीन में चेक करवाया था। रूटीन में जब चेक करवाया तो एंजियोग्राफी करवाई तो उन्होंने कहा जी आपकी 2 नसें ब्लॉक है। तो मैंने कहा जी साफ़ कर दो, उसमें स्टंट डाल दिए उन्होंने। भगवान की कृपा से देखो, अगर मैं लापरवाही करता तो हो सकता है अटैक भी आ जाता 2 महीने, महीना 20 दिन बाद। मगर ये हाँसी के लोगों की शुभकामनाएं, मैं उनका लाख लाख शुक्राना करता हूँ जो मुझे इतनी आशीर्वाद देते हैं। लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आपने 8-10 दिन रेस्ट किया चंडीगढ़ में और बैठे बैठे आप पेपर वर्क फिर भी कर रहे थे, लेटे लेटे जो बता रहे हैं फ़ोन पे करना, ये करना। तो कोई नई योजना तैयार की क्या हाँसी के लिए? ऐसा है जी, जब आदमी राजनीति में होता है, जब पब्लिक ने कोई जन सेवा की ड्यूटी ही लगा दी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो आदमी चाहे लेटे लेटे करे चाहे बैठ के करे, निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ तो हाँसी हल्के के लिए सोचते ही रहते हैं और उसकी रूपरेखा बनाते रहते हैं और निश्चित रूप से हम जल्दी ही कोई ना कोई अच्छी योजना लेकर के आएंगे। हालांकि मैंने बताया कि इसी महीने आपका ऑपरेशन हुआ था, एंजियोप्लास्टी आपकी हुई थी और पार्टी ने ड्यूटी भी लगा दी है। कौन सा इलाका आपके जिम्मे किया गया? दुराना गांव है, एक 27-2750 वोटों का गांव है, गोहाना से आगे। मैं आज जा रहा हूं वहीं, आज फर्स्ट टाइम ही जाऊंगा, तो वहां मेरी ड्यूटी लगी है। तो मैं सर्वेश जी आज आपको कह के जा रहा हूं कि मैं उस कैंडिडेट के लिए, हमारे कैंडिडेट के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करके और उस गाँव से कम मैं प्रयास करूँगा कि हमारी अच्छे वोटों से जीत हो। ये थे विधायक विनोद बैनर। उनका दावा है कि बड़ौदा में बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा नहीं जीतेगा वो रिजल्ट बताएंगे। आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट है, वो जरूर आप नीचे लिख के बताएं। और आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।